चवंत सुहागरात, मुंबई। सारंग विलास। एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी, स्टडी रूम के खिड़की के पास शेरवानी पहने खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी पीछे से कुर्सी पर बैठा एक लड़का धीरे से कहता है, भाई वो लड़की। वो लड़का अपनी डरावनी आवाज में कुर्सी पर बैठे लड़के की बात को बीच में काट कर बोला, छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं बहुत शौक है ना दूसरों को आजादी दिलाने का, जब खुद आएगी मेरे कैद में तब कैसे खुद को बचा पाएगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी डरावनी आवाज सुनकर कुर्सी पर बैठा लड़का एक पल के लिए डर जाता है और धीरे से कहता है, आप क्या करने वाले हो भाई। वो लड़का जो अब तक अंधेरे में खिड़की से बाहर देख रहा था, वो रोशनी में आते हुए अपनी नीली धधकती आंखों से कुर्सी पर बैठे लड़के को घूरते हुए बोला, बहुत शौक है ना शादी करने का, सारा शौक उतार दूंगा, जब खुद के अधिकार को मांगूंगा तब कैसे मना करेगी। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुर्सी पर बैठा लड़का उसे जाता हुआ देखकर बोला, मृत्युंजय भाई, उस लड़की की कोई गलती नहीं है, बल्कि आपके बिजनेस पार्टनर की बेटी बिल्कुल सही नहीं थी। आई होप जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो आपसे बहुत प्यार करे। इतना कहते हुए वो लड़का जिसका नाम अमृत था अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय का कमरा। मृत्युंजय जोर से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है उसके बिस्तर पर एक लड़की डरी सहमी सी घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मृत्युंजय दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। बिस्तर पर बैठी महक डर जाती है और घबराहट में दुपट्टे को अपनी उंगली में मोड़ने लगती है। मृत्युंजय बिना कुछ कहे सीधा उसके सिर से दुपट्टा उठाकर फेंक देता है। मृत्युंजय कमरे का लाइट ऑफ कर सीधा महक को बिस्तर पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। महक डरते हुए धीरे से बोली, मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मृत्युंजय महक के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ता है, जिस कारण महक के हाथ की चूड़ियां टूटकर उसके कलाई में ही चुभ जाती है। मृत्युंजय महक के दोनों हाथों को पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए अपने डरावनी आवाज़ में कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है और मुझे सुनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तुम मेरी बीवी बन गई हो तो अपनी बीवी होने का फर्ज भी निभाओ, अपने पति को खुश करो। इतना कहकर मृत्युंजय महक के ब्लाउज की डोरी खोल देता है। महक मृत्युंजय के अचानक ऐसा करने पर डर जाती है और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मृत्युंजय महक से काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए महक कुछ भी नहीं कर पाती। अगली सुबह जब महक की नींद खुलती है उसके बगल में कोई नहीं था। महक तुरंत उठकर बैठ जाती है। उसे अपने पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था। वो जैसे तैसे बिस्तर से खड़ी होती है और अपने ओढ़े कंबल को लपेटकर बाथरूम में चली जाती है। महक जब बाथरूम में पहुंचती है तो देखती है उसके पूरे शरीर में लाल निशान थे। महक शावर ऑन कर अपना हाथ आगे करती है तो एक दर्द भरी सिसकी उसके मुंह से निकल जाती है। वो देखती है उसके हाथ में अभी भी हल्का खून आ रहा था जो सूख चुका था। महक शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके आंखों के सामने बीता हुआ वो एक महीना मूवी की तरह चलने लगता है। फ्लैशबैक। 1 महीना पहले। अवस्थी निवास। महक अवस्थी उम्र 22 साल, बच्चों को डांस स्कूल में डांस सिखाती थी और अपने पिता शेखर अवस्थी के बेकरी शॉप में स्कूल से आने के बाद मदद करती थी। उसकी मां नीरू अवस्थी एक हाउसवाइफ थी और उसका भाई सुधांशु अवस्थी जिसकी उम्र 21 साल थी, वो अपने क्लास का टॉपर था, इसलिए सभी लड़कियां उस पर मरती थी। महक सुबह सुबह अपने भाई के कमरे में जाकर उसे उठाते हुए बोली, सिद्धू कब तक सोता रहेगा, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या आज। महक का भाई सुधांशु उठकर बैठ जाता है और महक की तरफ देखते हुए कहता है, दीदी थोड़ा सा और सोने देती ना, आपको पता है ना मैं रात में देरी से सोया था। महक सुधांशु के बाल सहलाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है मेरे भाई, तुम रात को देर से सोए थे, लेकिन तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं ना। चलो, तुम कहते हो ना तुम्हें हमेशा मुंबई के सबसे बड़े कंपनी में जॉब चाहिए, उसके लिए तुम्हारा पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। सुधांशु महक की बात पर उसे गले लगाते हुए बोला, आपको पता है दीदी, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आपकी जैसी बहन मिली, वैसे अजीत भाई आते ही होंगे आपको लेने के लिए। महक सुधांशु को खुद से दूर कर उसे घूरते हुए बोली, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, चलो अब रेडी हो जाओ, उसके बाद तुम्हें कॉलेज जाना है, नीचे नाश्ते पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु अलर्ट होकर बोला, ओके मैडम। इतना कहकर हंसते हुए बाथरूम में चला जाता है। महक उसके बिस्तर को ठीक करती है और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सुधांशु अपने एक कंधे पर बैग लटकाए बुक पढ़ते हुए टेबल पर आकर बैठ जाता है और उसकी माँ उसके लिए पराठे प्लेट पर रखते हुए कहती है, कितना पड़ेगा, चश्मा लग जाएगा तुझे। महक अपनी माँ की बात पर बोली, माँ वैसे भी आजकल जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उन्हें चश्मे लग जाते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी आजकल फैशन के चश्मे लगाते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। महक की बात पर उसकी मां मुंह बनाते हुए बोली, हाँ
हाँ क्यों नहीं, तुम तो और सिर पर चढ़ाकर रखो अपने भाई को। महक के पिता शेखर जी अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, शांत रहो भाग्यवान, आज इम्पोर्टेंट डिलीवरी है। यहाँ के सबसे बड़े फेमस सारंग परिवार की बेटी और बेटे का रिश्ता तय हुआ है, वहां से केक का ऑर्डर आया है। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता की बात सुनकर महक खुश होते हुए बोली, वाह, ये तो अच्छी बात है पापा, फाइनली यहाँ का सबसे रिच एलिजिबल बैचलर अब शादी करने वाला है। मैंने सुना है काफी खड़ूस और घमंडी है वो, क्या आपने कभी उन्हें देखा है? सुधांशु, जो कि अपने पिता की बात सुनकर पूरी तरीके से सदमे में था, वो बिना नाश्ता करे उठते हुए कहता है, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सुधांशु तुरंत बिना किसी की बात सुने घर से निकल जाता है। सुधांशु के बिहेवियर को देखकर सब एक दूसरे को देखते हैं तो महक कहती है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो जरूर कुछ याद आ गया होगा उसे, वो कह रहा था कि लाइब्रेरी से उसे बुक उठाना है, शायद इसलिए जल्दबाजी में चला गया होगा। चलिए हमें भी अपने काम पर निकलना है, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। महक की बात पर उसके मम्मी पापा ज्यादा ध्यान नहीं देते और सब नाश्ता कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। महक जब घर से बाहर आती है तो बाइक पर एक 25 साल का लड़का बैठा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए महक को हेलमेट देकर कहता है, काफी जल्दी नहीं आ गए आप? महक हेलमेट अपने सिर पर पहनकर उसके पीछे बैठते हुए बोली, अजीत जी चलिए, कहीं आपको आपके काम से ना निकाल दे स्कूल वाले, इसलिए मुझसे ज्यादा अपने काम पर ध्यान दिया कीजिए। अजीत शर्मा महक की बात पर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, अजी कोई बात नहीं, अगर हमें काम से निकाल देंगे तो आप है ना हमें पालने वाली। महक अतीत की बात पर बस मुस्कुराती है और दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रात का वक्त। महक अपने पिता के साथ बेकरी से घर वापस आती है। फ्रेश होने के बाद जब वो सुधांशु को रात के खाने के लिए बुलाने आती है तो वो देखती है सुधांशु चुपचाप बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। महक को थोड़ा अजीब लगता है। महक सुधांशु के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाते हुए बोली, सिद्धू तुम कैसे इतना जल्दी सो गए, तुम तो बिना खाना खाए सोते नहीं हो। सुधांशु महक की बात सुनकर जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगता है। महक हैरान होते हुए बोली, सिद्धू तुम रो रहे हो, किसी ने कुछ कहा क्या, कॉलेज में तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? सुधांशु महक को कसकर गले लगा रोते हुए बोला, दीदी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वो किसी और से कैसे शादी कर सकती है? सुधांशु की बात सुन महक कंफ्यूज होकर बोली, तुम किसकी बात कर रहे हो सिद्धू, कौन है वो लड़की जिसे तुम प्यार करते हो? सुधांशु अपनी आंखों में नमी लिए धीरे से बोला, मीरा सारंग, मृत्युंजय सारंग की बहन, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, हम दोनों पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में हैं। महक सुधांशु की बात पर बोली, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं एक बार जाकर उन लोगों से बात करूंगी, अपने भाई के लिए मैं इतना तो कर सकती हूं ना, चलो अब रोना बंद करो। इतना कहते हुए महक सुधांशु के आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगती है। सुधांशु महक के हाथ को पकड़कर बोली, दीदी मृत्युंजय सारंग बहुत खतरनाक आदमी है, सब उससे बहुत डरते हैं, मीरा भी उससे बहुत डरती है, वो नहीं मानेगा, बिना फायदे के वो कुछ काम नहीं करता। महक सुधांशु के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए बोली, मेरे प्यारे भाई तुम पहले से ही नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, अगर हम किसी को प्यार से समझाएं तो वो हमारी बात मान जाता है, और मृत्युंजय सारंग भी तो इंसान ही है ना, तो चलो रोना बंद करो और खाना खा लो, हम कल सुबह सारंग विला चलेंगे। सुधांशु महक की बात पर बस अपना सिर हिला देता है और जैसे तैसे करके महक उसे खाना खिला सुला देती है। लेकिन महक भी काफी परेशान थी, वो अपने भाई को उदास भी नहीं देख सकती थी और मृत्युंजय से बात करने से पीछे भी नहीं हट सकती थी। इतना सब कुछ सोचते हुए महक भी जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह सारंग विलास। सुबह के 10 बजे महक और सुधांशु सारंग विला के बाहर पहुंचते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पहले तो उन्हें जाने देने से मना कर देते हैं, लेकिन महक उन्हें अपने पिता के बेकरी शॉप का कार्ड दिखाती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने दे देता है। सुधांशु और महक अंदर आते हैं तो दोनों ही उस महल को देखते रह जाते हैं। उन्होंने पहले सिर्फ बाहर से ही इतना बड़ा घर देखा था, लेकिन सामने से देखते ही उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फिर भी दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए अंदर जाते हैं। जब दोनों हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर काफी सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। हेड कुर्सी पर एक 55 साल का आदमी बैठा हुआ था। महक अपनी प्यारी सी आवाज में धीरे से बोली, नमस्ते। सभी लोग महक की तरफ देखते हैं। वहां पर 2 लड़के और 2 औरत, एक लड़की और 2 50 और 55 साल के आदमी बैठे हुए थे। हेड टेबल पर बैठा आदमी महक की तरफ देखते हुए बोला, कौन हो तुम और नमस्ते। महक हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम महक अवस्थी है।
उसके बाद सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए, और ये मेरा भाई सुधांशु अवस्थी। मीरा, जो कि सुधांशु को देखकर थोड़ी घबरा गई थी, वो इशारों से ही उन लोगों को जाने के लिए कहती है, लेकिन सुधांशु उसे इशारे से ही शांत रहने को कहता है। एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, महक की बात पर अकड़कर बोली, यहाँ पर रिश्तेदारी बनाने आए हो क्या? जो काम है सीधे सीधे कहो और जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। महक उस औरत की बात पर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, अगर आप लोग इजाजत दे तो क्या मैं कह सकती हूँ? तभी कोई गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, और कुछ काम नहीं है क्या? हर वक्त ऐसे फटीचल लोगों को अगर हम डोनेशन देते रहेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? निकालो यहाँ से सबको। तारांकन। मृत्युंजय जैसा घमंडी इंसान क्या सुधांशु और मीरा के रिश्ते के लिए मान जाएगा? और कैसे हुई महक और मृत्युंजय की शादी?